अमित जायसवाल जैन ने पूरी अपनी जिंदगी पीएम मोदी जी के लिए निकाल दी, एक एक चीज उनके लिए फॉलो किया। उसकी गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था, पीएम मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, हमने बिल्कुल उस स्टिकर को उखाड़ दिया। ऐसे पीएम साहब की हमें क्या जरूरत है जो हेल्प नहीं कर रहे हमारी। आप हॉस्पिटल के लिए कुछ करिए, एक्शन लीजिए। मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, सीएम योगी जी, पीएम मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बी इन एक्शन। यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। आई एम जस्ट बेगिंग यू, कम ऑन, दिस इज योर ड्यूटी। नमस्कार दोस्तों, ये अमित जायसवाल जैन की भाई है। अमित जायसवाल आरएसएस का वर्कर था, जिनकी मौत कोविड-19 से हुई, सही समय पर मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से। अमित जायसवाल को पीएम मोदी खुद फॉलो करते थे ट्विटर पर। अमित की फैमिली प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाते रहे, ट्वीट करते रहे, पर कोई जवाब नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। खुद आप कह रहे थे कि आप बीजेपी के मेंबर हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे पास 4 मेंबरशिप है मेरे परिवार से, और आप बहुत बड़े समर्थक थे सरकार के और मोदी जी के। बिल्कुल कट्टर समर्थक कह सकते हो आप। अगर आपको लगता है आज अगर आपको वोट देना हो तो आप वापस इन्हीं को देंगे आज, अगर आज के दिन एक इलेक्शन हो तो? मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं भी सोचूंगा इस बारे में कि वोट दूं या नहीं दूं। हो सकता है कि मैं नोटा का बटन दबा दूं। ये है अरुण कुमार गोयल, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है, जिनकी सासू माँ की डेथ हो गई थी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहाँ हॉस्पिटल बेड की तलाश में भटकते रहे पर कुछ नहीं मिला। ये ट्वीट विजय पारिक रमेश भाई का है, जो गुजरात से है, जिन्होंने 2,51,000 डोनेट किए थे पीएम केयर फंड में, लेकिन उनको भी अपने माँ के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिला। तो उन्होंने ट्वीट करके पीएम मोदी को टैग किया और पूछा अगली बार और कितना दान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो। 2 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय, मतलब टोटल 3 सर्वे के मुताबिक कोरोना के दूसरी लहर के कुप्रावधान के बीच भारत के जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी घट चुकी है। यूएस बेस्ड डेटा इंटेलिजेंस मॉर्निंग कंसल्ट एक कंपनी है जो 13 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स की ग्लोबल पॉपुलैरिटी को मापती है। उनके हिसाब से मोदी जी के पॉपुलैरिटी रेटिंग पिछले 1.5 सालों में कभी इतना नीचे नहीं गया जितना अभी कम हुई है। ऐसे ही भारतीय प्लास्टर और मैक्स मीडिया के द्वारा 23 राज्यों के शहरी मतदाताओं के बीच कराए जाने वाले सर्वे के आंकड़े दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग कोविड-19 की दूसरी लहर के पहले जहां 57% थी, वही 11 मई तक ये 9% कम होकर 48% पर आ चुकी है। ये पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 50% के नीचे डुबकी मारी है। ऐसे ही इंडियन पोलिंग एजेंसी सी वोटर के फाउंडर और एडिटर यशवंत देशमुख के हिसाब से मोदी जी के सेटिस्फेक्शन लेवल पिछले 1 साल में बहुत गिर गई है। जहाँ पिछले साल 65% था, वही अब गिर के बस 37% रह गया है। यशवंत देशमुख रॉयटर को दिए हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि पिछले 7 सालों में मोदी जी की इतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं गिरी जितना इस बार गिरी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने करियर की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसी वजह से पूरे बीजेपी और उनके अनभक्तों की टोली ब्रांड मोदी के बारे में भयानक खौफ में है, क्योंकि सरकार की क्रिटिसिज्म सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि बीजेपी की खुद की पार्टी की मेंबर भी कर रहे हैं। जैसे कि यूनियन मिनिस्टर संतोष गंगवार ने यूपी के सीएम को पब्लिक लेटर लिखा, बरेली की घटिया कोविड मैनेजमेंट की क्रिटिसिज्म करते हुए। बस्ती की एमपी हरीश द्विवेदी, भदोही की एमएलए दीनानाथ भास्कर और कानपुर के एमपी सत्यादेव ने भी सीएम योगी को पब्लिक लेटर लिखा, पूरे मेडिकल सिस्टम की फेलियर दर्शाते हुए, और लिखा कि कैसे हेल्पलेस हो चुके हैं वो सारे एमएलए, क्योंकि इस कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश के 4 बीजेपी एमएलए की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसमें इतना हैरान होने की कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि ऐसे क्रिटिसिज्म हम पहली बार नहीं देख रहे। नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, सीएए के खिलाफ देश भर में आंदोलन, पिछले साल के कठोर लॉकडाउन, उसके चलते हुए माइग्रेंट क्राइसिस, फिर इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट, और फिर 3 काला कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जो अभी भी चल रहा है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पर कोई असर नहीं पड़ा था, ना ही उनका पॉपुलैरिटी गिरी थी। पर इस कोविड-19 की इस दूसरी लहर में कुछ ऐसी अनोखी चीज है जिसके कारण मोदी जी की पॉपुलैरिटी और उनके इमेज पर एक बुरा असर पड़ सकता है। आसिम अली, जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में रिसर्च एसोसिएटेड और दिल्ली बेस्ड पॉलिटिकल कॉलमिस्ट है, उन्होंने द स्कूल पर अपने आर्टिकल में लिखा है कि क्या अनोखी है इस बार जिसके वजह से मोदी जी के पॉपुलैरिटी को खतरा है। तो दोस्तों आइए अब गहराई से समझते हैं कोविड-19 की दूसरी लहर में ऐसी क्या है जो मोदी जी के इमेज और उनकी पॉपुलैरिटी को खतरा है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आगे भी ऐसी और रिसर्च बेस्ड वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के साथ जुड़िए, साथ में सब्सक्राइब के साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं लगता है तो खुशी से डिसलाइक कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए
लिए वीडियो में कहा और कैसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और हाँ, वीडियो को आखिरी तक देखिए वरना आप बहुत कुछ जानकारी मिस कर जाओगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आसिम अली ने अपने आर्टिकल में 3 मेन कारण बताया। पहला कारण है इंटेंशन, मतलब इरादे यानी नियत, और ये हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से खुद सुना था जहां वो अपनी गंगा जैसी पवित्र साफ नियत के बारे में बताया था। गंगा जल जैसी पवित्र नियत के साथ काम किया जा रहा है। 2016 की नोटबंदी हो या 2017 की जीएसटी, बीजेपी के खुद के मेंबर्स और उनके अनभक्तों की टोली ने यह जरूर माना था कि मोदी जी के फैसलों से उनकी जिंदगी में एक बुरा असर जरूर पड़ा है, पर कम से कम प्रधानमंत्री कोशिश तो कर रहे हैं। जो दूसरी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने तो देश बदलने की कोशिश भी नहीं करते थे, ये बीजेपी और उनके अनभक्तों का मानना है। One can find fault with regard to implementation. They can give suggestions, but how do you find fault with the decision of the government? It's a historic, radical, bold decision taken by the Honorable Prime Minister. Nobody can doubt the intention of the Prime Minister. लेकिन बंगाल की इलेक्शन से लोगों की दिमाग का ढक्कन खोलना शुरू हुआ, क्योंकि अब लोग चाहे वो अनभक्त हो या ना हो, सब अपने परिवार के किसी न किसी को खो रहे थे अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अब लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री ऐसे एक पॉलिटिकल लीडर है जो अपने इलेक्शन को लोगों की जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है। जबकि उस समय दिल्ली की शमशानों में लाशें जलाने के लिए जगह कम पड़ गए थे, पर मोदी जी बंगाल में अपने रैली में ये डायलॉग दे रहे थे लोगों की भीड़ देखकर। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। और ऐसी तस्वीरों की वजह से मोदी जी की पॉपुलैरिटी और उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अनभक्तों की दिलो दिमाग में मोदी जी की इमेज ये बनी हुई है कि मोदी जी एक ऐसी लीडर है जो देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना कि सत्ता के बारे में। अब अनभक्तों की इस विश्वास में कितनी सच्चाई है आप खुद डिसाइड करके नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। आसिम अली ने दूसरा कारण बताया है कि सेकेंड वेव के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को बहुत मुश्किल हुई है एक नैरेटिव यानी एक कहानी सेट करने के लिए, और ये 3 कारणों से हुआ है। पहला कि इस बार खुद को बचाने के लिए मुश्किल हो गया है किसी फर्जी या काल्पनिक दुश्मन बनाने में। जैसे पिछली बार कोरोना की पहली लहर के दौरान मुस्लिम को जिम्मेदार ठहराया था तबलीगी जमात के नाम पर। The Tablighi Jamaat Markaz of Nizamuddin in Delhi has become the biggest coronavirus super spreader. फिर किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानी और इंटरनेशनल साजिश का नैरेटिव सेट किया गया था। This is the radical Khalistan group that has offered to support to the protesting farmers and they are now attempting to hijack these protests. एनआरसी के दौरान एंटी नेशनल खान मार्केट गैंग वगैरह वगैरह नैरेटिव सेट किया गया था। जैसे नोटबंदी के दौरान ये नैरेटिव सेट किया गया था कि जो नोटबंदी के खिलाफ है वो करप्शन के समर्थक है, पर कोविड-19 के दूसरी लहर के दौरान ऐसे करना बीजेपी के लिए मुश्किल रहा, क्योंकि ना तो वायरस का कोई धर्म है, ना ही जाति है, ना ही किसी देश का नागरिक है, और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से वायरस का रिश्ता है। जबकि दूसरी लहर को बढ़ावा देने में कुंभ की मेले ने सुपर स्प्रेडर का काम किया है। दूसरा कारण है जब प्रमाण पूरी क्लियर नहीं होता है तब नैरेटिव बनाना आसान हो जाता है। जैसे बालाकोट स्ट्राइक के दौरान ये क्लियर नहीं था कि इंडियन स्ट्राइक का क्या डैमेज रहा, तब सरकार ने सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह यूज किया था नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि पहले ही कहा, इस कोविड-19 के दौरान बीजेपी का कोई फर्जीवाड़ा या बीजेपी का कोई भी नैरेटिव काम नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार प्रमाण हमारे आंखों के सामने है। कुत्तों को जलाने वाली शमशान घाट में इंसानों को जलाया जा रहा है। Right now we are standing at Dwarka sector 29. This is a dog crematorium, but now it has been prepared for cremations of people who have died due to COVID. इतनी लाशें हैं कि लकड़ी कम पड़ गए हैं और टायर और प्लास्टिक वगैरह डाल के लाशें जलाया जा रहा है। हजारों लाशें गंगा में नंगा होकर बह रही है। Shifting our focus to Uttar Pradesh now, where just days after dead bodies of suspected COVID patients were spotted floating on the Ganga River in Bihar and eastern Uttar Pradesh as well. इसीलिए अब लोगों के मन में कोई दो राय या कंफ्यूजन नहीं है कि अब इंडिया एक भयावह क्राइसिस से गुजर रही है कोविड-19 के इस दूसरी लहर की वजह से। कम से कम सारा बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन क्या चीज होती है? ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने।
अब तीसरा कारण है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौर में एक चीज मिसिंग है जो पहले की बाकी और सिचुएशन में हमने देखी थी। वो है कि ऐसा एक मौका जहां सरकार लोगों को बोल सकती है कि उनको कुछ बलिदान यानी सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ मुश्किलें झेलनी होगी अपनी देश की भविष्य और भलाई के लिए। असल में ये भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक रूप है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, बिना बलिदान आज़ादी नहीं मिलती। ठीक उसी फॉर्मूले को मोदी जी ने अच्छे से इस्तेमाल किया उनके राजनीतिक फायदे के लिए। इसीलिए 2014 के बाद से महंगाई के बाद भी इसी बलिदान को बता दिया जाता है और देशवासियों को काट लिया जाता है अच्छे से। याद करिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर बीजेपी सरकार और उनके अनभक्तों की टोली क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये देश के विकास के लिए जरूरी है। ये अंधभक्ति नहीं है आपको? नहीं, देश हित में हम बोल रहे हैं। तो महंगाई को ऐसे डिपेंड करना अंधभक्ति नहीं है? नहीं, सही है। अच्छा, ऐसे बिना लॉजिक के बात करना अंधभक्ति नहीं लगता है क्या आपको? नहीं, हमारे अंदर ये सही कह रहे हैं। लॉजिक क्या है इसके पीछे समझ नहीं आ रहा। जीरो से सही है भैया, जो भी कुछ हो रहा है सही हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, देश की रक्षा हो रही है, बढ़िया। खैर, पेट्रोल और गैस की महंगाई के ऊपर ये दोनों वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। पर ये बलिदान या सेक्रीफाइस की बात कोविड-19 की दूसरी लहर में लागू नहीं होती, क्योंकि मोदी जी की असफलता की वजह से लोग अपने परिवार वालों को खो रहे हैं। इस बार बात सबकी जान पर आई है। पिछले सिचुएशन में मेजोरिटी लोगों पर इम्पैक्ट नहीं डाला था। अमीर लोग आराम से रहते थे, गरीब लोग बैंकों में लाइन लगाते थे। महंगाई गरीब की कमर तोड़ते हैं, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वायरस का कोई धर्म नहीं होता है, ना ही कोई जाति, ना ही कोई रिलेशन होता है किसी से। इसीलिए कोविड-19 की इस दूसरी लहर ने आप अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, सबको एक ही लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। जितना गरीब की डेथ हुई है उतनी ही अमीरों की भी डेथ हुई है इस महामारी से। जितना गरीब को बेड और ऑक्सीजन नहीं मिली उतना ही अमीरों को भी नहीं मिला इस बार। इसीलिए इस बार देशवासियों को बलिदान देने बोलने के लिए बीजेपी के पास कोई नैरेटिव ही नहीं है। तीसरा कारण है कि इस महामारी से हमारे समाज के एक भाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो ऐसा भाग है जिस पर हमारा देश बहुत हद तक टिका हुआ है और मीडिया के मुद्दे भी इसी समाज के भाग के हिसाब से ही डिसाइड होती है। वो भाग है अर्बन, मिडिल और अपर क्लास। और यही भाग मोदी जी के सबसे पैशनेट सपोर्टर्स में से एक है, जो नागेश प्रभु ने अपने बुक मिडिल क्लास, मीडिया और मोदी में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इंडिया के मिडिल क्लास में एक उत्साह और एक आशा जग गया था अन्ना हजारे की एंटी करप्शन आंदोलन के बाद, और इसी एनर्जी को मोदी जी ने यूज किया था 2014 और 2019 की इलेक्शन में सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया को यूज करके। यहाँ तक कि बीजेपी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट शेयर मिडिल और अपर मिडिल क्लासेस से ही आते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो इमेज है वो इसी भाग के लोगों को स्पेशली भाती है। जैसे कि एक नौजवान जो बीजेपी के एक्टिव मेंबर है, उन्होंने टाइम मैगजीन के एक इंटरव्यू में बताया है कि मोदी जी टैक्स सेवी है, बिजनेस फ्रेंडली है और फॉरवर्ड लुकिंग है। दरअसल हमारे देश में एक दिक्कत है, मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, और इसी एडजस्ट होने की मेथड को हमारे देसी भाषा में बोलते हैं जुगाड़, जिसको इंग्लिश में मेक शिफ्टर कहते हैं, जिसको शायद एक गरीब यानी लोअर क्लास की व्यक्ति बोलेगा प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार। जैसे अपने मन पसंदीदा किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना हो, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, या पासपोर्ट बनाना हो, अपने नेटवर्क के जरिए मिडिल और अपर क्लास वाले लोग समस्या का हल ढूंढ लेते हैं और जल्दी काम करवा लेते हैं, जिसके लिए एक गरीब व्यक्ति को हर दिन लड़ना पड़ता है, हर दिन लाइन में लगना पड़ता है। और यही जुगाड़ हमने नोटबंदी के दौरान भी देखा था। जैसे कुछ लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को लाइन में लगाया था अपने पैसे निकालने के लिए, जैसे कि संतोष गार्ग ने लाइन में लगा था क्योंकि उनको उनके बॉस ने कहा था और उनके पास ना बोलने के लिए कोई कारण नहीं था। नोटबंदी के दौरान बैंकों में लाइन लगने के लिए ही एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था बुक माई छोटू। यह लोग अपने लिए लाइन लगाने के लिए एक दूसरे व्यक्ति को पैसा दे सकते थे इस ऐप के जरिए। लेकिन कोविड-19 की इस दूसरी लहर के सिचुएशन में मिडिल और अपर क्लास वाले को उन्हीं सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जिसे डेली देश के गरीब झेलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और बेड ना तो गरीब को मिला ना ही अमीर को। इसीलिए मैंने कहा कोविड-19 ने अमीर गरीब की लाइन को मिटा के दोनों लाइन को एक बराबर कर दिया। अब दोस्तों, इसका मतलब आप ये भी मत समझिए कि बीजेपी ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। उनके सारे हथकंडे बोलने लगूंगा तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगी। फिर भी एक दो हथकंडे आप सुन लीजिए। जैसे कि बीजेपी नेता डॉक्टर संबित पात्रा ने कांग्रेस को डिफेम करने के लिए एक ये फर्जी टूल किट ट्वीट किया था ताकि एक नैरेटिव बन सके और असली मुद्दों से लोगों को भटकाया जा सके। बट संबित जी का ट्वीट को ऑफिशियली ट्विटर ने खुद मैनिपुलेटेड मीडिया घोषित कर दिया।
फिर बीजेपी के कुछ नेताओं ने मोदी सरकार को बचाने के लिए एक न्यूज आर्टिकल ट्वीट किया जो आपके स्क्रीन पर है। पहली नजर में द डेली गार्डियन आपको एक ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की तरह लगेगा, पर असलियत में इस वेबसाइट का मालिक है ITV नेटवर्क, जिसकी रजिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश। मतलब ये एक इंडियन वेबसाइट है। और सबसे कॉमेडी की बात, ये आर्टिकल लिखने वाला खुद बीजेपी के मेंबर है। उनका ट्विटर प्रोफाइल देख सकते हो आप, आपके स्क्रीन पर है। मतलब आप खुद का तारीफ खुद ही करवा रहे हो अपने लोगों से। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर द ऑस्ट्रेलियन जैसा लगने वाला द ऑस्ट्रेलियन टुडे नाम से भी एक फर्जी न्यूज पोर्टल बनाया गया और इस न्यूज़पेपर के जरिए इंडिया की उन जर्नलिस्टों को टारगेट करने लगा जिन्होंने कोविड-19 के ग्राउंड रिपोर्ट शमशानों से ग्राउंड रिपोर्ट आम लोगों तक पहुंचाया है सोशल मीडिया के द्वारा। अब इस फर्जी न्यूज पोर्टल का भी फाउंडर इंडियन है, ये है जनाब सिद्धार्थ जय भारद्वाज। बाकी बीजेपी का इन फर्जी डुप्लीकेट न्यूज पोर्टल के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप लॉजिकल इंडियन का ये आर्टिकल पढ़िए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके पढ़ सकते हो। अब इन प्रोपोगंडा के बावजूद भी बीजेपी के लीडर्स खुद मानते हैं ऐसी हालत में सरकार का बचाव करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद बीजेपी ये भी बता रहा है कि मोदी जी ने पहली लहर को अच्छे से हैंडल किया था, लेकिन दूसरी लहर की जिम्मेदारी स्टेट्स को थी और वो नाकाम रहे। अब इस बात पर मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा नया वेरिएंट के बारे में पिछले साल अक्टूबर में ही एक्सपर्ट्स ने आगाह कर दिया था, पर मोदी सरकार ने बात नहीं सुनी। कई विदेशी एक्सपर्ट्स ने भी दूसरे देशों की डेटा एनालिसिस करके पिछले साल से बोल रहे थे कि दूसरी वेव आ सकती है भारत में भी, और तब सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही होगा पूरे दुनिया भर में। पर मोदी सरकार के कानों में जूं तक नहीं गिरी। ये बात मोदी जी ने खुद बोला है, आप सुन लीजिए। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। और चलिए प्रधानमंत्री और उनके भक्तों की तरफ से मान लेते हैं कि मोदी सरकार ने स्टेट्स को पहले ही आगाह कर दिया था दूसरी वेव के बारे में। तो ये कौन इंसान है जो 28 जनवरी 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के सामने ये बोल रहे थे कि हमने कोरोना को हरा दिया है। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। इसीलिए लोग भी बिना मास्क आराम से घूम रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना हाथ धोना, ना कुछ। सारे कोरोना के नियम कानून का हवाई हो गई थी। लोग उत्सव मना रहे थे क्योंकि हमने तो कोरोना को हरा दिया है। प्रधानमंत्री ने तो खुद बोला है ना। चलिए आप मान लेते हैं कि मोदी जी से गलती हुई किसी कारणवश, पर 8 मार्च 2021 को इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो कोविड को खत्म ही कह दिया था। Officials have blamed COVID inappropriate behavior, yet today the health minister announced India was seeing the end game of the COVID pandemic. तो फिर मोदी जी आपने आगाह किसको किया था? किस देश के स्टेट्स को आपने दूसरी लहर के बारे में आगाह किया था? क्योंकि आपने भी कहा, आपके हेल्थ मंत्रालय ने भी कहा कि कोरोना खत्म हो चुका है। अगर कोविड खत्म ही हो गया था तो आप आगाह किसको कर रहे थे? चलो ये भी मान लेते हैं कि आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री से गलती हो गए थे। तो फिर स्टेट्स को आगाह करने के बाद आपने बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों किए? आपने कुंभ मेले का आयोजन क्यों करवाए? अगर आपने स्टेट्स को पहले ही आगाह करा दिए थे तो इस बार प्रधानमंत्री हर तरफ से गलत साइड में खड़े हैं। तो हाँ, ये जिम्मेदारी स्टेट से पहले आपका था मोदी जी। सोशल मीडिया में सरकार से ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड की कमी के लिए क्रिटिसाइज करने वाले ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट करवाया गया सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश में तो योगी ने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर कोई ऑक्सीजन की कमी का रूमर्स फैलाएंगे तो उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि योगी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, भरपूर ऑक्सीजन है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जो अपने ही देश के नागरिक के खिलाफ है। और हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा क्रिटिसिज्म और बढ़ सकती है जब ये दूसरी लहर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट का डेटा आएगा। बेरोजगारी का तो आप पूछिए मत। दोस्तों, आप सबने गजनी मूवी देखे होंगे, उसमें एक बीमारी को दिखाया गया था। बीमारी का नाम था शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब भूलने की बीमारी। हमारे देश के लोग भी शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि इलेक्शन 2024 यानी 3 साल बाद है और तब तक
लोग ये सब भूल जाएंगे और 2024 आते आते लोग फिर से वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंस जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर हमारी निकम्मी अपोजिशन पार्टीज इन मुद्दों को आगे लेकर जाती है, क्योंकि ऐसे ही चीजों से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 की इलेक्शन जीता था, जहां वो करप्शन, टेररिज्म और महंगाई के मुद्दों से कांग्रेस को धो डाले थे। पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा, प्रधानमंत्री मोदी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो वंस इन ए लाइफ टाइम पॉलिटिशियन है। नोटबंदी, GST, आर्टिकल 370, CAA, NRC, लॉकडाउन, माइग्रेन क्राइसिस, बेरोजगारी के बावजूद वो पॉपुलर रहे। इसीलिए मुझे कोई भी शॉकिंग नहीं होगा अगर ये दूसरी लहर के बाद भी उनकी पॉपुलरिटी फिर से पहले जैसा हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा भारत के लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी से ग्रसित है। पर कोविड-19 भी वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट है। अब क्या हमारे निकम्मी और मुर्दा अपोजिशन और हमारी गोदी मीडिया लोगों की दर्द और दुखों को जिंदा रख पाएंगे या नहीं, यही डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलरिटी पर कोविड-19 का क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट मोदी जी की गिरती हुई पॉपुलरिटी को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को आपके दोस्त यार परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही और बढ़ता है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली और एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।